साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, आज की सामान्य ज्ञान की संपूर्ण वीडियो में हम पूरी जीके जीएस को खत्म करेंगे। और एक बात ध्यान रखिएगा कि एसएससी एमटीएस में इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन साथियों नहीं जाएगा। तो जीके जीएस के ऐसे 100 सवाल साथियों हमने जिसमें पूरी A to Z जीके को खत्म किया है, आपके सामने से साथियों बहुत तेजी से गुजरने वाले हैं। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखिए और बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो ये 100 क्वेश्चन है साथियों। इन 100 क्वेश्चंस की अगर बात करें, इसमें आपका स्कोर तकरीबन 30 के आसपास का साथियों रहना चाहिए। तो अपने इस स्कोर को अचीव करने के लिए और अपने एग्जाम को क्रैक करने के लिए A to Z सब कुछ देख डालिए। इनके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 100 तक अगर सवाल आपके मनोमस्तिष्क में है तो मेरा मानना है कि एग्जाम को क्रैक करने से कोई दुनिया की ताकत आपको नहीं रोक सकेगी। अब देखिए, भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है आपसे पूछा जा रहा है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर ही भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि निम्नलिखित राज्यों में से भारत के किस राज्य में मानस राष्ट्रीय उद्यान है। तो मानस राष्ट्रीय उद्यान साथियों कहां पर है, ये असम में। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, बहुत सवाल ये पूछा जाता है। उज्जैन किस नदी के किनारे पर है, तो उज्जैन की बात करें साथियों शिप्रा नदी के किनारे पर है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कहा जाता है। तो किसकी बात चल रही है साथियों, कानपुर की बात चल रही है, यानी कि उत्तर प्रदेश में जो कानपुर है इसको राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि झीलों की नगरी साथियों किसे कहा जाता है। तो अगर उदयपुर की बात करते हैं ना, उदयपुर की, तो उदयपुर को ही साथियों झीलों की नगरी कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद देखिए कि 23 मार्च को कब की बात चल रही है साथियों, 23 मार्च को जो शहीद दिवस मनाया जाता है, यानी कि जो शहीद दिवस मनाया जाता है 23 मार्च को, ये किसके शहीद होने की याद में मनाया जाता है। गणेश शंकर विद्यार्थी की नहीं, चंद्रशेखर आजाद की नहीं, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव सिंह के शहीद की याद में साथियों शहीद दिवस मनाया जाता है 23 मार्च को। तो मैं कहूंगा हाँ बिल्कुल सही है साथियों। तो राइट आंसर जिनका भी ऑप्शन नंबर सी था मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है, तो ये साथियों 7 अगस्त को मनाया जाता है। क्या राष्ट्रीय हथकरघा दिवस की अगर बात करें तो ये 7 अगस्त को मनाया जाता है। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था मुझे बताइए। देखिए मुगल साम्राज्य के संस्थापक आपको मालूम होना चाहिए, बाबर जो था ये मुगल साम्राज्य का ही तो संस्थापक था। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि खानवा का युद्ध साथियों कब हुआ था, फटाफट आप लोग बताइए। तो 1521 में नहीं, 1527 में बिल्कुल साथियों, 1527 में ही खानवा का युद्ध हुआ था, यह आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि खानवा का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था। 1527 में लड़ा गया था, यह आपको मालूम है, लेकिन किनके बीच लड़ा गया था, यह साथियों बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था, यह भी आपको मालूम होना चाहिए भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों यहां पर अब अगर बात करें, देखिए आपका एसएससी एमटीएस एग्जाम होने में अब बहुत अधिक समय साथियों नहीं बचा है। तो मैं कहूंगा इस एग्जाम से पहले आपकी शिफ्ट से पहले मैं आपको एक ऐसी पीडीएफ अवेलेबल करा रहा हूं जिस पीडीएफ को अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं साथियों तो आपका तकरीबन उस पीडीएफ में से 65 से 70% पेपर आपका वहीं से फंसेगा, ठीक है ना। तो मैं आपको साथियों आपकी परीक्षा से पहले 10 मॉडल पेपर दे रहा हूं एक्सपेक्टेड। इसमें साथियों सब कुछ है, जीके जीएस भी है, करंट अफेयर भी है, और इसके अलावा साथियों इंग्लिश भी है, उसके अलावा साथियों इसमें मैथ भी है, रीजनिंग भी है, ठीक है ना। तो 10 मॉडल पेपर परीक्षा से पहले जरूर लगा कर जाइएगा, पेपर आपका क्रैक हो जाएगा, ठीक है ना। और उसके अलावा साथियों जनवरी 2024 से लेकर अगस्त 2024 की करंट अफेयर भी मैं आपको दे रहा हूं। कैसी ये करंट अफेयर है साथियों, 1 लाइनर करंट अफेयर है, क्योंकि अब आपके पास इतना समय नहीं है ऑब्जेक्टिव करंट अफेयर आपको दी जाए। 1 लाइनर क्वेश्चन लिखा, उसके सामने उसका आंसर ऐसे करके। तो ये दोनों पीडीएफ आपको सिर्फ 45 रुपीज में दी जा रही है। कैसे इन दोनों पीडीएफ को ले सकते हैं, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन में लिंक है एसएससी एमटीएस पीडीएफ, उस पर क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे। हमारी जो डीपी लगी हुई साथियों वो क्यूआर कोड की मैंने लगा रखी है, उस क्यूआर कोड का स्क्रीनशॉट खींचकर उस पर 45 का पेमेंट करके अगर आप पेमेंट का स्क्रीनशॉट देते हैं तो आपको साथियों पीडीएफ भेज दी जाएगी। तो इन दोनों पीडीएफ को लगा लीजिएगा साथियों, इसको और इसको। 65 से 70% पेपर आपका यहीं से फंसेगा। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में से किसने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन संगठन की स्थापना की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दादा भाई नौरोजी की अगर बात करते हैं साथियों, दादा भाई नौरोजी ने ही ईस्ट इंडिया एसोसिएशन संगठन की स्थापना की थी। उसके बाद देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है मुझे बताइए। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन
कौन है साथियों? A.O. ह्यूम का नाम आप लोग ध्यान रखेंगे। क्यों ध्यान रखेंगे? क्योंकि इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी, यही संस्थापक थे। उसके बाद देखिए बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? तो बंग भंग के बाद साथियों स्वदेशी आंदोलन आपका शुरू किया गया था। कौन सा आंदोलन? स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे साथियों? मुझे बताइए। साथियों जितने भी टॉपिक बनते हैं आपके, जो एसएससी आयोग आपसे बार बार पूछता है, उन सभी टॉपिक्स को साथियों कंप्लीट कर दिया गया है। तो अगर उन सभी टॉपिक को आप कंप्लीट कर लेंगे तो मेरा मानना है एमटीएस एग्जाम तो आपके लिए बहुत छोटा सा बच्चा हो जाएगा इसको पास करना, क्योंकि ये एसएससी का सबसे छोटा एग्जाम है। मैं आपको कई बार बता चुका हूं, मल्टीटास्किंग स्टाफ के अंतर्गत आप साथियों काम करेंगे इसके जॉब लगने के बाद, ठीक है ना। तो साथियों अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो लोग भी चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत साथियों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपके एग्जाम तक, आपका जब भी एग्जाम है, जो भी आपको डेट मालूम पड़ गई हो, जब तक आप अगर इन सभी वीडियोस को साथियों देखते रहेंगे, जो भी अब वीडियो आए साथियों उनको देखते रहेंगे, तो मेरा मानना है कि एग्जाम बहुत आसानी से आप पास कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष की अगर बात करते हैं तो WC बनर्जी यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी, ये आपके सवाल का बिल्कुल सही सवाल हो जाएगा, और जिनका आंसर बी था मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई। कब की गई? 1784 में की गई। किसके द्वारा की गई? आपसे ये पूछा जा रहा है तो आप लोग ध्यान रखेंगे विलियम जोन्स ने की। यहां पर 3 से 4 सवाल बनते हैं, आपसे पूछा जाएगा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कहां पर की गई? तो कलकत्ता में की गई। कब की गई? तो 1784 में की गई। किसके द्वारा की गई? तो विलियम जोन्स के द्वारा की गई। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विस से हटाया गया था? तो किस वर्ष साथियों किया गया था ऐसा? तो 1874 में इनको सिविल सर्विस से हटाया गया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक की अगर बात करें तो अभी मैंने आपको बताया साथियों A.O. ह्यूम थे। उसके बाद देखिए भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ये बहुत आपसे सवाल पूछा जाता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। JB कृपलानी की अगर बात करते हैं तो जब भारत का विभाजन हो रहा था उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे उनका नाम JB कृपलानी था। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये नारा किसका है? ये बात किसने कही थी? ये सवाल आपसे बार बार साथियों पूछा जाता है, तो मुझे बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो आप लोग ध्यान रखेंगे ये नारा बाल गंगाधर तिलक जी ने दिया था। किसने दिया था साथियों? बाल गंगाधर तिलक आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी कि सवाल अगर आपसे पूछे कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? किसका कथन है? ये बाल गंगाधर तिलक का कथन है। अगला सवाल देखिए भारत में पहला अंग्रेजी अखबार किसने शुरू किया था? तो किसके द्वारा साथियों शुरू किया गया था? अगर बात करें साथियों किसके द्वारा, यहां पर तो बाल गंगाधर तिलक ने नहीं, राजा राम मोहन ने नहीं साथियों, J.A. हिक्की बिल्कुल सही साथियों। आप लोग ध्यान सिर्फ अगर आप हिक्की भी ध्यान रखें तो ऑप्शन में आपको हिक्की मिल जाएगा। तो भारत में पहला अंग्रेजी अखबार किसने प्रारंभ किया था? तो हिक्की साहब ने प्रारंभ किया था। भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र इनमें से साथियों कौन सा है? मुझे बताइए। तो देखिए अगर बात करें, सवाल आपसे पूछा जाए तो बंगाल गजट आपको बताना है, यानी कि जो भारत में ही प्रकाशित हुआ ऐसा पहला समाचार पत्र का नाम क्या था? तो बंगाल गजट था, जिनका आंसर यहां पर ए मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र या पत्रिका से महात्मा गांधी का संबंध नहीं है? आपको यह मालूम होना चाहिए साथियों कि किससे किससे संबंधित है महात्मा गांधी जी। तो इंडियन ओपिनियन से संबंधित है, यंग इंडिया से संबंधित है, नवजीवन से संबंधित है, लेकिन युगांतर से संबंधित नहीं। अब नहीं है तो ये आपका साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में निवास करती है? साथियों देखिए और मुझे बताइए कि आपका सही जवाब यहां पर क्या होगा। तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों 31.15%, यानी कि भारत की लगभग साथियों 31.15% जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में निवास करती है। उसके बाद देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा था? तो कौन सा था साथियों? जनगणना के हिसाब से केरल था, सबसे ज्यादा साक्षरता यहीं की थी। उसके बाद देखिए मृदा अपरदन को किससे रोका जा सकता है? यानी कि जो मृदा अपरदन है ना, इसको क्या पक्षियों की संख्या घटाकर रोका जा सकता है? तो मैं कहूंगा ऐसा थोड़ी ना होता है। वन रोपण के द्वारा, यानी कि वनों का रोपण करके द्वारा रोका जा सकता है, बिल्कुल। वनस्पति को हटाकर भी नहीं रोका जा सकता, अतिचारण के द्वारा भी नहीं रोका जा सकता। यानी कि सवाल का जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अगला सवाल है कि ज्वालामुखी सक्रियता के द्वारा
किस प्रकार की झील बनती है? सवाल अगर आपसे पूछा जाए साथियों तो आप लोग ध्यान रखेंगे ज्वालामुखी झील बनती है। क्या ज्वालामुखी सक्रियता के द्वारा साथियों ज्वालामुखी झील बनती है? ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की सूची किस देश के संविधान से ली गई है? ये बहुत सवाल पूछा जाता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे जो मूल अधिकार लिए गए हैं यानी कि जो मौलिक अधिकार लिए गए हैं ये किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ये अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान में जो राज्य के नीति निदेशक तत्व लिए गए हैं ये किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, जिनका आंसर यहां पर ए था। मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट था। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा, अब आपको बताने के जो भारत में जो एकल नागरिकता की अवधारणा ली गई है ये कहां के संविधान से ली गई है? आयरलैंड नहीं, जापान नहीं, ऑस्ट्रेलिया नहीं साथियों, इंग्लैंड के संविधान से ली गई है एकल नागरिकता की अवधारणा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है भारतीय संघ की कार्यपालिका तथा भारतीय गणतंत्र प्रमुख कौन होता है? मुझे बताइए। तो अगर बात करें साथियों भारत के राष्ट्रपति की तो आपको मालूम होना चाहिए कि भारतीय संघ की कार्यपालिका और भारतीय गणतंत्र का जो प्रमुख होता है वो भारत के राष्ट्रपति ही होते हैं। तो इस प्रकार सही जवाब आपका सी के साथ जाएगा। अगला सवाल है कि भारतीय सशस्त्र सेनाओं का जो सर्वोच्च कमांडर होता है साथियों वो कौन होते हैं? तो वो राष्ट्रपति होते हैं, यानी कि तीनों सेनाओं के जो सर्वोच्च कमांडर कहलाए जाते हैं वो राष्ट्रपति ही कहलाए जाते हैं उस समय के, ठीक है ना। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पद का प्रावधान है? तो मैं कहूंगा साथियों अनुच्छेद 52 में यह बात बताई गई है कि राष्ट्रपति पद के प्रावधान के बारे में कौन से अनुच्छेद में बताया है? अनुच्छेद साथियों 52 में बताया गया है, आप लोग ध्यान रखेंगे। और अनुच्छेद 54 की अगर बात करते हैं तो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है। क्या है साथियों? बहुत सवाल पूछा जाता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल है, मतलब राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल का जिक्र कौन से अनुच्छेद में किया गया? तो अनुच्छेद 54 में किया गया। निर्वाचक मंडल क्या होता है साथियों? निर्वाचक मंडल वो होता है जहां जहां के सदस्य साथियों राष्ट्रपति को चुनते हैं, ठीक है ना। जैसे कि लोकसभा के सदस्य इसमें होते हैं निर्वाचक मंडल में क्योंकि वो चुनते हैं राष्ट्रपति को, राज्यसभा के सदस्य होते हैं, विधानसभाओं के सदस्य होते हैं। अगला सवाल है भारत के राष्ट्रपति के लिए अति आवश्यक योग्यता नहीं, यानी कि भारत के राष्ट्रपति के लिए इनमें से कौन कौन सी योग्यता है? सबसे पहले तो ये आप बताइए कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए जिसको राष्ट्रपति बनना है, बिल्कुल। उसकी वर्ष 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिए साथियों, बिल्कुल। वह लोकसभा उसमें लोकसभा के लिए निर्धारित सभी योग्यताएं होना चाहिए। क्या ऐसा होता है? या वह संसद के किसी सदन का सदस्य? ऐसा ये जरूरी नहीं है साथियों, ठीक है ना, ये जरूरी है। मैं कहूंगा साथियों कि भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता जो नहीं है वो ऑप्शन नंबर डी वाली नहीं है। अब डी वाली नहीं है तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति निर्वाचन का प्रावधान है? तो अगर बात करते हैं साथियों अनुच्छेद 55 की, तो अनुच्छेद 55 के अंतर्गत लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति निर्वाचन के प्रावधान के बारे में लिखा हुआ है अनुच्छेद 55 में। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? साथियों फटाफट आप लोग यहाँ पर कमेंट करके मुझे बताएंगे। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं भाई? राष्ट्रपति ही तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए, आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास निहित होती है? तो ये सवाल कई बार आपसे पूछा जा चुका है, राष्ट्रपति लोग लगा देते, नहीं साथियों, ये प्रधानमंत्री के पास होती है। क्या? जो अगर वास्तविक शक्ति आ जाए ना, वास्तविक कार्यपालिका की जो शक्ति होती है वो प्रधानमंत्री के पास ही होती है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है प्रधानमंत्री के लिए प्रधानमंत्री की नियुक्ति संबंधी प्रावधान संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? मुझे बताइए। तो प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति से संबंधित प्रावधान है वो अनुच्छेद 75 में है। वो कौन से अनुच्छेद में है साथियों? वो अनुच्छेद 75 में है, ये आप सभी लोग यहां पर ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए? यानी कि अगर किसी को प्रधानमंत्री बनना है तो वो कम से कम 25 वर्ष का होना चाहिए, ठीक है ना। कितने? राष्ट्रपति की बात करें तो 35 वर्ष साथियों, राज्यपाल 35 वर्ष, लेकिन प्रधानमंत्री के लिए 25 वर्ष का होना चाहिए। उसके बाद देखिए भारत के पहले प्रधानमंत्री जिनकी हत्या की गई, यानी कि भारत के उन पहले प्रधानमंत्री का नाम आपसे पूछा जा रहा है, वह पुरुष भी हो सकते हैं महिला भी हो सकती है, जिनकी हत्या की गई। तो आपको साथियों ध्यान होगा 1984 की वो बात है, इंदिरा गांधी की अगर बात करें साथियों, अपने ये एक तरीके से मकान से निकल रही थी कहीं ना कहीं, तो साथियों इनके जो गार्ड्स थे उन्होंने ही इनकी हत्या कर दी थी गोली मारकर, और वो गार्ड 10 साल पुराने थे, 10 साल पुराने थे साथियों। खैर चलिए अगला सवाल है लाल बहादुर शास्त्री का जन्म साथियों कब हुआ था? मुझे बता दीजिए।
तो लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म साथियों 2 अक्टूबर को हुआ था। पहली बात तो आपको यही ध्यान रखना है कि महात्मा गांधी जी का भी जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था और लाल बहादुर शास्त्री का जन्म भी साथियों 2 अक्टूबर को हुआ था 1904 में। 2 अक्टूबर 1904 आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए लाल बहादुर शास्त्री का कार्यकाल कब से कब तक भारत के प्रधानमंत्री पद पर रहा था। यानी कि अगर बात करें लाल बहादुर शास्त्री साथियों 1964 से 66 तक ये इनका कार्यकाल रहा था भारत के प्रधानमंत्री के रूप में। अगले नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल सिर्फ 13 दिन का था, मुझे बताइए। साथियों देखिए मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूं। मैं चाहता हूं साथियों कि हर घर से एक सरकारी नौकरी वाला निकले, क्योंकि जिनको साथियों वाकई में जरूरत है एक जॉब की, ठीक है, तो एमटीएस आपके लिए बहुत अच्छी जॉब है। ये बहुत कठिन पेपर का है तो बहुत कठिन भी नहीं आता है, क्योंकि एसएससी का सबसे छोटा पेपर होता है एमटीएस का। तो मेरा मानना है साथियों अगर आप मेरी हर एक वीडियो अपने एग्जाम तक देखते हैं तो आपको मैं इतना काबिल बना दूंगा, इतना एक्सपर्ट बना दूंगा मैथ में, रीजनिंग में, जीएस में, करंट अफेयर में और इंग्लिश में, कि आप कम से कम कट ऑफ को क्रैक कर डालो। यानी कि कट ऑफ जितनी जाए उससे 5-10 नंबर साथियों आपके एक्स्ट्रा ही आए, उससे कम ना हो, ठीक है। क्योंकि मैं आपको सिलेक्टेड पढ़ा रहा हूं, बहुत कम मैं आपको पढ़ा रहा हूं, चुनिंदा चीजें पढ़ा रहा हूं जो आपसे डायरेक्ट एग्जाम में जो पूछा जाता है लगभग वही पढ़ा रहा हूं। ऐसा वैसा इधर उधर का साथियों कुछ नहीं पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूं। तो मेरा मानना है साथियों जितने भी बचे कुछ दिन बचे हैं आपके लिए आपके एग्जाम में, तो इन सभी क्लासेस को आप लोग देखते जाइए। आपका एग्जाम मेरा मानना है कि बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत शानदार तरीके से क्रैक हो जाएगा। अब देखिए किस प्रधानमंत्री का सिर्फ 13 दिन का कार्यकाल रहा, तो अटल बिहारी वाजपेयी का सिर्फ 13 दिन का एक बार कार्यकाल रहा था। उसके बाद देखिए उद्योग के विकास तथा औद्योगिकरण की रणनीति किस योजना का अंग है, यानी कि उद्योगों पर किस योजना पर साथियों जोर दिया गया था, ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। देखिए पहली पंचवर्षीय में तो कृषि पर जोर दिया गया था, लेकिन दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योगों के विकास और औद्योगिकरण की रणनीति पर जोर दिया गया था। उसके बाद देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना जिसका कार्यकाल 1951 से 56 तक था, इसकी योजना का मसौदा तैयार करने में शामिल युवा अर्थशास्त्री कौन थे, तो कौन थे साथियों, के.एन. राज इनका नाम है और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए स्वतंत्र भारत में योजना बनाने का विचार कहां से लिया गया था, तो कहां से लिया गया था साथियों, बॉम्बे प्लान से लिया गया था। अगर सवाल आपसे पूछे तो बॉम्बे प्लान आपको बता देना है, यानी कि स्वतंत्र भारत में योजना बनाने का विचार बॉम्बे प्लान से लिया गया था। अगला सवाल देखिए कि जीएसटी के संबंध में कौन सा कथन गलत है, आपसे पूछा जा रहा है कौन सा कथन गलत है, आपको यह बताना है, यानी कि कौन सा कथन सही नहीं है। अब सबसे पहले सवाल उठता है कि कौन कौन से कथन सही है। केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड के द्वारा 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है, मैं कहूंगा बिल्कुल सही कथन है। भारत ने कनाडा की दोहरी जीएसटी संरचना को चुना है साथियों, मैं कहूंगा यह कथन भी बिल्कुल सही है। जीएसटी राज्य सरकार के द्वारा संग्रहित नहीं किया जाता है साथियों, अब देखिए किया जाता है, और फ्रांस जीएसटी को लागू करने में पहला देश है, यह भी सही। मैं कहूंगा गलत कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी वाला गलत है और ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए भारत में केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम किस वर्ष परिवर्तित किया गया था, तो कब किया गया था परिवर्तित साथियों, 1963 में किया गया था, ये आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से भारत में कौन सा जीएसटी रेट स्लैब नहीं है, तो जीएसटी के रेट स्लैब इसमें से कौन कौन, आपको पता होगा 5% होता है, उसके अलावा साथियों 18% होता है, फिर 28% होता है साथियों, ठीक है ना, लेकिन 10% का नहीं होता है, कोई भी जीएसटी स्लैब नहीं होता है, तो ये आपका राइट आंसर है। अगला सवाल देखिए कि बादाम में कौन सा विटामिन साथियों पाया जाता है, बताइए। तो बादाम की बात करें ना, बादाम में तो साथियों विटामिन ई पाया जाता है, क्या पाया जाता है, विटामिन ई भी पाया जाता है, राइट आंसर आपका सी हो जाता है। विटामिन ई से संबंधित कौन सा रासायनिक पदार्थ है, आपसे यहां पर साथियों पूछा जा रहा है, यानी कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, मैं कहूंगा टोकोफेरोल है। क्या है साथियों, टोकोफेरोल है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है कि खाना बनाते समय निम्नलिखित में से कौन से विटामिन अत्यधिक ताप के कारण आसानी से नष्ट हो जाते हैं, तो अगर बात करें साथियों जब खाना बनाया जाता है तो वहां पर साथियों जो विटामिन सी होता है वो साथियों नष्ट होता रहता है, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देखिए कि किण्वन प्रक्रिया द्वारा उत्पादित पहला विटामिन कौन सा है, सवाल आपसे डिक्टो पूछा जाएगा तो आपको साथियों विटामिन सी लगा देना है बस, यानी कि किण्वन प्रक्रिया के द्वारा जो पहला उत्पादित विटामिन होता है वो विटामिन सी ही होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए तो एस्कॉर्बिक एसिड, आप लोग ध्यान रखेंगे विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होगा, एस्कॉर्बिक एसिड ही होगा। उसके बाद देखिए वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार फ्लाई ऐश से कौन सा रोग होता है, तो फ्लाई ऐश से साथियों कौन सा रोग होता है, मैं कहूंगा दमा रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है, दमा रोग हो जाता है। चलिए भाई
अगला सवाल देखिए, भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा, यानी कि भारत में जो बनाया गया पहला राष्ट्रीय उद्यान का नाम पूछा जा रहा है तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आप लोग ध्यान रखें, यानी कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो था ये भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान था। उसके बाद देखिए, कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का दहन मूल स्रोत क्या है साथियों, तो मूल स्रोत की अगर बात करें वायु प्रदूषण है। क्या है साथियों, वायु प्रदूषण है। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि हिट रिफ्रेश नाम की पुस्तक है, इस पुस्तक के लेखक आपसे बहुत पूछे जाते हैं, तो इस पुस्तक के लेखक कौन है, मैं कहूंगा सत्य नडेला है। आप लोग ध्यान रखेंगे, हिट रिफ्रेश किसकी पुस्तक है, तो सत्य नडेला साहब की है। अगला सवाल है, अ फाइन बैलेंस, इस पुस्तक के लेखक कौन है मुझे बताइए, तो इस पुस्तक के लेखक है साथियों रोहिंटन मिस्त्री। कौन है साथियों, रोहिंटन मिस्त्री इनका नाम है और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है ए फाइन बैलेंस। चलिए उसके बाद देखिए, माई मास्टर, इस पुस्तक के लेखक कौन है मुझे बताइए, तो इस पुस्तक के लेखक की अगर बात करते हैं स्वामी विवेकानंद साहब ही कौन है, माई मास्टर नाम की एक पुस्तक के लेखक हैं। ये भी आपके एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि सिंधु सभ्यता के इनमें से किन स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं, बताइए। तो अगर बात करते हैं साथियों धौलावीरा की, तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि सिंधु सभ्यता के धौलावीरा में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं। अगला सवाल है कि भीमबेटका की गुफाओं की खोज साथियों कब की गई थी, तो आप लोग ध्यान रखेंगे अगर बात करते हैं साथियों यहां पर 1957-58 की, तो 1957-58 में ही भीमबेटका की गुफाओं की खोज की गई थी। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया जाता है साथियों, बताइए। तो अगर बात करते हैं यहां पर साथियों धौलावीरा, और धौलावीरा का जिक्र बार बार आएगा साथियों, क्योंकि धौलावीरा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ये पूछ लिया जाएगा कि धौलावीरा जो हड़प्पा स्थल है ये किस राज्य में है, तो फिर गुजरात ऑप्शन के रूप में होगा, ठीक है ना। चलिए अब उसके बाद देखिए कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला, मेसोपोटामिया, मोहनजोदड़ो, बालाघोट या साथियों हड़प्पा। तो अगर मोहनजोदड़ो की हम बात करते हैं साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता के जो मोहनजोदड़ो शहर है इसका मतलब क्या होता है, मृतकों का टीला होता है। ये आपसे कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि अरब जनरल कौन किसने 711 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त की, जो खलीफा के डोमेन का एक हिस्सा बन गया। तो किसकी बात चल रही है साथियों, मोहम्मद बिन कासिम की बात चल रही है, यानी कि अरब जनरल मोहम्मद बिन कासिम ने 711 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त की, जो खलीफा के डोमेन का एक हिस्सा बन गया। नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपसे पूछा जा रहा है साथियों कि सुल्तान महमूद कहां के शासक थे, बताइए। तो ये कहां के शासक थे, एक तरीके से बात करते हैं ये गजनी के शासक थे, ठीक है ना। सुल्तान मोहम्मद कहां के शासक थे, तो साथियों ये गजनी के शासक थे। अगला सवाल है कि चंगेज खान का मूल नाम क्या था, बताइए। तो चंगेज खान की अगर बात करें साथियों इनको तेमुचिन कहा जाता था। क्या इनको पहले क्या कहा जाता था, तेमुचिन कहा जाता था। ये आप सभी लोगों को यहां पर याद रखना है। अगला सवाल है कि मोहम्मद गौरी की सेना और पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 बार युद्ध हुआ था, जिसमें जो दूसरी लड़ाई पृथ्वीराज चौहान हार गए थे और उनके राज्य पर कब्जा कर लिया गया था। तो आपसे साथियों पूछा जा रहा है कि वो युद्ध कौन सा था जिसमें दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। पहली लड़ाई में तो जीत गए थे, यानी कि जो पहला आपका तराइन का युद्ध हुआ था इसमें तो जीत गए थे, ठीक है ना, लेकिन दूसरे युद्ध में हार गए थे। अगला सवाल है कि तराइन का प्रथम युद्ध किनके बीच लड़ा गया था साथियों, फटाफट आप लोग बता दीजिए। तराइन के प्रथम युद्ध की बात करें साथियों, देखिए पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया था, आपको मालूम होना चाहिए। राइट आंसर आपका जाएगा डी के साथ। नेक्स्ट नंबर का सवाल है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी ने किसकी लड़ाई लड़ी। तो सवाल अगर ऐसे आ जाए तो आपको तब भी बता देना है तराइन की लड़ाई लड़ी थी। उसके बाद देखिए उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया, बताइए। देखिए राणा कुंभा की अगर बात करें ना तो राणा कुंभा ने ही साथियों विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था, ये आप सभी लोग यहां पर याद रखेंगे। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे, बताइए। तो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे, दंती दुर्ग थे। क्या इनका नाम था, इनका नाम दंती दुर्ग था और राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक यही थे। ये सवाल आपसे कई बार पूछा जा चुका है और इस बार भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था,
था साथियों बताइए? तो किसने करवाया था? कृष्ण प्रथम की अगर बात करें तो कृष्ण प्रथम ने ही एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था, ठीक है ना। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे, मुझे बताइए। तो अगर बात करते हैं पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे, तो सिंह विष्णु थे। कौन थे साथियों? सिंह विष्णु, आप लोग ध्यान रखेंगे, पल्लव वंश के ही संस्थापक थे। अगला सवाल है कि सुवर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की थी और उसके रखरखाव के लिए अपने दूत के द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की थी? तो सवाल अगर आएगा तो डिक्टो आएगा, बस आपको जवाब ध्यान रखना है कि बाल पुत्रदेव, यानी कि सुवर्ण भूमि का वह राजा कौन था? तो वह साथियों बाल पुत्रदेव था, जिन्होंने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की और उसके रखरखाव के लिए अपने दूत के द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने की प्रार्थना की थी। धंगदेव किस वंश के शासक थे? तो ये साथियों किस वंश के शासक थे, आप लोग ध्यान रखेंगे, जैजाग भुक्ति के चंदेल वंश के शासक थे। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि पाल वंश का संस्थापक कौन था जिसे बंगाल की आम जनता ने अराजकता से मुक्ति दिलाने के लिए चुना था? तो किसकी बात चल रही है साथियों? गोपाल साहब की बात चल रही है। गोपाल आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 1818 में भारत की पहली कपड़ा मिल के पास फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित की गई थी, यानी कि ये कहां पर स्थापित की गई थी? तो ये तो कलकत्ता में स्थापित की गई, जो 1818 में भारत की पहली कपड़ा मिल थी ना, कपड़ा मिल के पास फोर्ट एक तरीके से, ठीक है ना। तो कपड़ा मिल साथियों किसके पास? फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित की गई थी। यहां पर अगर बात करें खाली जगह मेरे हिसाब से यहां नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। ये कहां पर आना चाहिए साथियों? ये एक तरीके से यहां पर आना चाहिए, यानी कि कपड़ा मिल जो है वो कलकत्ता के पास फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित की गई थी, ये होना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं। अगला सवाल देखिए, आपसे पूछा जा रहा है साथियों कि शुरू की गई, कहां पर शुरू की गई नई राजस्व प्रणाली को रैयतवाड़ी बंदोबस्त के रूप में जाना जाता है? तो मैं कहूंगा साथियों बॉम्बे डेक्कन। क्या बॉम्बे डेक्कन में शुरू की नई राजस्व प्रणाली को रैयतवाड़ी बंदोबस्त के रूप में जाना जाता है? नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर। सन 1853 में कहां से कहां तक यातायात के लिए पहला रेल मार्ग खोला गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 1853 की साथियों यहां पर अगर बात करें तो क्या पुणे से थाने तक के लिए खोला गया था, या नागपुर से पुणे तक के लिए, या बॉम्बे से थाने तक के लिए, बॉम्बे से पुणे तक के लिए? तो यहां पर अगर बात करें साथियों, आप लोग भी ध्यान रखेंगे, बॉम्बे से पुणे तक के लिए खोला गया था 1853 में। यातायात जो पहला रेल मार्ग खोला गया था वो 1853 में, और कहां से कहां तक का? तो बॉम्बे से पुणे तक के लिए खोला गया था। अगला सवाल है साथियों आपके स्क्रीन पर कि होल्ट मैकेंजी ने भारत में राजस्व संग्रहण की निम्नलिखित में से कौन सी विधि विकसित की है, ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। तो कौन सी विधि विकसित की थी साथियों? महालवाड़ी प्रणाली विकसित की थी, आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि 1793 में किस वायसराय के शासन में बंगाल की स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की गई थी? तो क्या आपका जवाब होगा साथियों लॉर्ड कॉर्नवालिस? आपका जवाब हो जाएगा, क्योंकि 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासन में ही बंगाल की स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की गई थी। उसके बाद देखिए छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह ये कब हुआ था? तो छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह 1820 में हुआ था। कब हुआ था साथियों? 1820 में हुआ था, ये आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रमुख स्थापित करने के लिए प्रशासन का सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किसने किया था, मुझे बताइए। तो किसने किया था साथियों? लॉर्ड वेलेजनी ने किया था, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद देखिए स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, बताइए। तो कौन थे साथियों? इनका नाम था चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, यानी कि सी राजगोपालाचारी ही स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। इनसे पहले कोई नहीं बना, इनके बाद कोई नहीं बना, ठीक है। अगला सवाल है कि लॉर्ड वेलेजली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो की थी वो किस लिए की थी, आपसे यहां पर पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। तो अगर बात करें उसे लंदन में स्थित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ऐसा करने के लिए कहा था? नहीं। वह भारत में प्राच्य ज्ञान के प्रति अभिरुचि पुनः जागृत करना चाहता था? नहीं। वह विलियम कैरी तथा उसके सहयोगियों को रोजगार प्रदान करना चाहता था? नहीं। वह ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन के लिए प्रशिक्षित करना चाहता था? तो मैं कहूंगा बिल्कुल सही जवाब। यानी कि अगर बात करते हैं जो लॉर्ड वेलेजली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की जो स्थापना की थी वो क्यों
क्यों की थी? वो ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन के लिए प्रशिक्षित करना चाहता था, इस वजह से साथियों। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन एक भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? तो कौन था साथियों? किसकी बात चल रही है साथियों? लॉर्ड रेडिंग की बात चल रही है। लॉर्ड रेडिंग आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि लिखित संविधान का प्रारंभ निम्नलिखित में से किस देश में हुआ था? तो साथियों किस देश में हुआ था? तो मैं कहूंगा अमेरिका में हुआ था। सवाल आपसे पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा लिखित संविधान की शुरुआत किस देश से हुई थी? तो मैं कहूंगा अमेरिका में हुई थी। उसके बाद देखिए भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये किस देश के संविधान से लिया गया है साथियों? ये यूएसए के संविधान से लिया गया है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघ राज्य द्वारा राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है? तो कौन कौन से साथियों विशेषता ये आपको मालूम होना चाहिए। भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका, बिल्कुल सही। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है, बिल्कुल सही। संबद्ध होने वाली इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया जाता है, बिल्कुल सही। यह संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है, ये सही नहीं लग रहा है साथियों। तो सही नहीं लग रहा है साथियों, तो ये आपका क्या होगा? यही आपका बिल्कुल सही जवाब है, यानी कि ये भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है। नहीं है तो यही आपका राइट आंसर है। भारतीय संविधान में राज्यों के संघ की कल्पना को प्राप्त किया गया है। तो कहां से प्राप्त किया है साथियों? ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से प्राप्त किया गया है, आप लोगों को मालूम होना चाहिए। अगला सवाल है कि निम्नलिखित विद्वानों में से किसने भारत के संविधान को जीवन रहित जाल के रूप में अवधारित किया है? तो किसने किया है? ग्रेनविले ऑस्टिन ने किया है। यह भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों, 100 सवालों को हम लोग देखेंगे और अब साथियों कुछ क्वेश्चंस करंट अफेयर के भी आप लोग यहां पर देख लीजिए। देखिए गोल्डमैन सैच्स ने 2024 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान लगाया है। कितना लगाया है? 6.7% लगाया है, आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री सलीम होस का निधन हुआ है? तो ये सलीम होस की बात करें, ये तो लेबनान के पूर्व प्रधानमंत्री थे, इनका अभी साथियों हाल फिलहाल में निधन हुआ है। उसके बाद देखिए हाल ही में होने वाली महिला T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का कप्तान किसको बनाया गया है? तो किसको बनाया गया है साथियों? हरमनप्रीत कौर को बनाया गया है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अगला सवाल है कि हाल ही में कौन एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष बने हैं? तो इनका नाम है मोहसिन नकवी, और मोहसिन नकवी ही एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष बने हैं। अगला सवाल है कि हाल ही में यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की जो नई चेयरमैन बनी है, इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है प्रीति सूदन। क्या नाम है इनका? प्रीति सूदन इनका नाम है, और ये यूपीएससी की नई चेयरमैन बनी है। उसके बाद देखिए मृदु पवन दास किस देश में भारत के हाई कमिश्नर बने हैं? तो ये रवांडा देश के बने हैं, यानी कि मृदु पवन की अगर बात करें तो ये रवांडा देश में भारत के हाई कमिश्नर बने हैं। उसके बाद देखिए किस राज्य सरकार ने आपदा प्रभावित राज्यों को 40 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की है? तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए, और मेरा मानना है कि सवाल पूछा जाएगा, तो मध्य प्रदेश आपको साथियों बताना है। यानी कि मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने आपदा प्रभावित राज्यों को 40 करोड़ रुपए की सहायता देने की एक तरीके से घोषणा की है और ये सहायता प्रदान की है। चलिए, तो ये साथियों आपके पूरी सामान्य ज्ञान प्लस करंट अफेयर के कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस आप लोगों ने देखे। ये क्लास आपको कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो तुरंत वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। और जिस पीडीएफ के बारे में साथियों मैंने आपको बताया था, ठीक है ना, 2 तरह की आपको पीडीएफ दी जा रही है। एक तो साथियों आपको पीडीएफ दी जा रही है 10 मॉडल पेपर की। अगर आप इन 10 मॉडल पेपर को तैयार कर लेते हैं, और इसके अलावा साथियों जो आपको लगभग लास्ट 8 मंथ की करंट अफेयर आपको दी जा रही है, क्योंकि आपको पता है जीएस वाला सेक्शन आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और जीएस में आप हाई स्कोर तभी कर पाएंगे जब आपकी करंट अफेयर मजबूत होगी। तो साथियों दोनों पीडीएफ अगर आप तैयार कर लेते हैं तो 65 से 70% आपका पेपर इन्हीं 2 पीडीएफ से साथियों फंस जाएगा, और आपका एग्जाम बहुत आसानी से क्रैक हो जाएगा। तो कुल मिला के ये पीडीएफ आपको सिर्फ 45 रुपए में दी जा रही है। कैसे इन पीडीएफ को ले सकते हैं? डिस्क्रिप्शन में लिंक है एसएससी एमटीएस पीडीएफ, उस लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे। वहां पर आपकी जो प्रोफाइल पिक लगी है, यानी कि जो डीपी लगी है, वो एक क्यूआर कोड की लगी है। उस क्यूआर कोड पर आपको 45 का पेमेंट करके स्क्रीनशॉट देना होता है साथियों, पीडीएफ आपको तुरंत भेज दी जाएगी। तो अपने एग्जाम से पहले साथियों इन पीडीएफ को तैयार कर लीजिएगा, एग्जाम आपका पास हो जाएगा। तो इस वीडियो को अपने 2-4 मित्रों के साथ अगर आप शेयर कर देते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। उसके अलावा एसएससी एमटीएस प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, उसमें कुछ वीडियोस हैं जो कि बिल्कुल निःशुल्क हैं,
हैं, एग्जाम में जाने से पहले पहले उन वीडियोस को भी एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।